अंदर मैंने डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर इसके बारे में बता दिया था। इसके अलावा कल मैंने डीसी जो टेको जनरेटर है या टेको मीटर है उसके बारे में मैंने बता दिया था। एक उसके अंदर सिंक्रो पेयर बचा हुआ है, तो मैं उसको बाद में कराऊंगा। एक्चुअली क्या थोड़ा सा इंडक्शन मोटर का उसका कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक बार इंडक्शन मोटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसके बाद में वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। उससे आगे का जो पोर्शन है वो मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस को अगर देखोगे, जस्ट वन सेकेंड में सिलेबस को आपको एक बार शेयर करता हूँ। तो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, और उसका मैं अगर ये विजिबल हो रहा होगा आपको। ओके, तो देखो इसके अंदर है मैंने क्या क्या करवा दिया है। ये आपका कंप्लीट पोर्शन हो चुका है, फर्स्ट वाला, दैट इज ये कंप्लीट हो चुका है आपका कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में हाँ, मैंने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के जो टेक्निक्स है वो भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। सुबह में आपने बोला था, तो वो मैंने कर दिए हैं। और डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर मैंने कंप्लीट कर दिया। टेको जनरेटर मैंने करवा दिया है। सिंक्रोनो सिंक्रो पेयर है, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा बाद में आपको। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, इट इज टाइम डोमेन एनालिसिस। उसके अंदर ये कंप्लीट टाइम डोमेन एनालिसिस है, तो इसको बहुत ही केयरफुल देखने की जरूरत है, यानी केयरफुल समझने की जरूरत है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और इस इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जो आगे के हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेज और आपका रूट लॉकस, ये सारी डिजाइनिंग उसके बेस, मतलब ये आपका जो थर्ड चैप्टर दैट इज इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा ढंग से देखने की जरूरत है। ओके, तो अपना जो टॉपिक है दैट इज टाइम डोमेन एनालिसिस। देखो, जैसे कि नाम से पता है कि टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब क्या है, कि किसी भी सिस्टम का टाइम के अंदर एनालिसिस करना है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ टाइम डोमेन एनालिसिस। मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर बताया था, जब कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था, कि अपने दो टाइप के एनालिसिस होते हैं या दो टाइप के डोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज योर टाइम डोमेन, सेकंड वन इज योर फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अपन ने जो पहला स्टडी कर रहे हैं वो टाइम डोमेन का कर रहे हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करेंगे। तो देखो, we can analyze the response of the control system in the both the time domain and the frequency domain। यानी अपन टाइम डोमेन के अंदर भी एनालिसिस कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अपना जो पहला एनालिसिस है कंट्रोल सिस्टम का, दैट इज योर टाइम डोमेन एनालिसिस। तो अब देखो कि टाइम डोमेन के अंदर क्या है, कि व्हाट इज टाइम रेस्पॉन्स। सबसे पहले क्वेश्चन जो राइज होता है टाइम डोमेन के अंदर, कि टाइम डोमेन के अंदर जो टाइम रेस्पॉन्स है वो क्या चीज होती है। तो देखो, if the output of the control system for an input varies with the respect to time, then it is called the time response of the control system। यानी कोई भी अगर आपने कंट्रोल सिस्टम लिया है, उसके अंदर कोई आपने इनपुट दिया है, और इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग कोई आउटपुट मिल रहा है, और आउटपुट की वैल्यू अगर टाइम पर डिपेंड कर रही है, यानी टाइम अगर चेंज कर रहे हो, और इनपुट इनपुट भी आपका टाइम के साथ भी वेरी हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है, कि फॉर एन इनपुट वेरीज विद द रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड द टाइम रेस्पॉन्स। यानी अगर इनपुट आपका टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, ठीक है, इनपुट अगर टाइम के साथ वेरी करे तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट होगा वो भी क्या करेगा, टाइम के साथ में वेरी करेगा, क्योंकि आपने वेरिएबल इनपुट अगर डाल दिया है तो आउटपुट भी आपका वेरिएबल ही मिलने वाला है। तो इस टाइप की जो रेस्पॉन्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी जब इनपुट आपका टाइम के साथ में वेरी करेगा तो आउटपुट भी क्या करेगा, आपका टाइम के साथ में वेरी करेगा। तो इस टाइप के जो रेस्पॉन्स है उनको क्या बोलते हैं अपन, टाइम रेस्पॉन्स बोलते हैं। रेस्पॉन्स का मीनिंग मैंने पहले बताया था, कि रेस्पॉन्स मतलब होता है आपका आउटपुट, और एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, आपका इनपुट। ठीक है, ये जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, उसी टाइम मैंने बताया था कि एक्साइटेशन मतलब इनपुट होता है आपका, ठीक है, और रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है आपका आउटपुट। ठीक है, तो आउट इसको बोलते हैं अपन टाइम रेस्पॉन्स या टाइम आउटपुट। अब देखो, जो टाइम रेस्पॉन्स होता है वो दो तरीके के पार्ट का क्या करता है, कंसिस्ट करता है। दो तरीके के पार्ट को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। पहला है आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और सेकंड वन इज योर स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, ये यानी आपका जो कंप्लीट टाइम रेस्पॉन्स होगा उसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट वन इज योर टाइम रेस्पॉन्स, सेकंड वन इज स्टेडी स्टेट। तो आपको कोई बोला जाए कि टाइम रेस्पॉन्स है वो किन किन का आपका एडिशन होगा या किन किन चीज का मिलके बना होगा, तो आप बोलोगे कि एक तो उसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा, दूसरा होगा उसमें स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए अपन ने क्या है कि डायग्राम लिया है, कि एक टाइम डोमेन डायग्राम लिया है। मैंने एक कोई डायग्राम लिया है जिसके अंदर क्या है, अभी मैंने बताया कि आपका जो रेस्पॉन्स है, टाइम रेस्पॉन्स क्या बोला जाएगा, जब आपका इनपुट अगर टाइम के साथ में वेरी हो रहा है तो आपका आउटपुट भी टाइम के साथ में वेरी होगा डेफिनेटली। तो उस टाइप के जो रेस्पॉन्स है उसको अपन बोलते हैं टाइम रेस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो सी ऑफ टी क्या है, आपका आउटपुट।
क्योंकि मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि आर ऑफ टी क्या होता है आपका इनपुट होता है नॉर्मल नोमेनक्लेचर के अंदर, और सी ऑफ टी क्या होता है आपका आउटपुट होता है। ये आपका टाइम टी है, ठीक है। तो ये आपका जो रेस्पॉन्स है कि जो आपने कर्व दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व क्या है आपका टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है आपकी सी टी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे सी ऑफ टी कितना आपका जीरो। फिर टाइम की आपने वैल्यू बढ़ाई तो सी ऑफ टी की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी बढ़ गई। फिर टाइम की वैल्यू बढ़ाई तो सी ऑफ टी की वैल्यू बढ़ गई। फिर टाइम की वैल्यू बढ़ाई तो सी ऑफ टी की वैल्यू बढ़ गई। और एक पर्टिकुलर पोर्शन के बाद में आपकी जो सी ऑफ टी की वैल्यू दैट इज योर कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है। इसके बाद में आपकी वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट हो गई है। तो यानी देखो अगर टाइम चेंज किया है आपने तो जो आउटपुट है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स, क्योंकि आउटपुट आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके देखो इस कंप्लीट टाइम रेस्पॉन्स के दो पोर्शन होंगे। फर्स्ट वन इज योर ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, सेकंड वन इज योर स्टेडी स्टेट या स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये डॉटेड लाइन बनाई है, इससे जो पहले का पोर्शन है, इससे जो पहले का पोर्शन है वो क्या होगा मेरा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या होगा मेरा ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट स्टेट भी बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। और इस लाइन के बाद में, इस लाइन के बाद का जो पोर्शन होगा, इस लाइन के बाद का जो पोर्शन होगा वो पोर्शन क्या होगा आपका स्टेटी स्टेट रेस्पॉन्स या स्टेटी स्टेट। ओके, स्टेटी स्टेट भी बोल सकते हो या स्टेटी स्टेट रेस्पॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस लाइन के पहले वाले को अपन ट्रांजिएंट और इस लाइन के बाद वाले को अपन क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब कैसे इसका पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा और कौन सा आपका स्टेडी स्टेट होगा। लेकिन आपका जो कंप्लीट ट्रांजिएंट आपका टाइम रेस्पॉन्स है वो किस किस का समेशन होगा आपका, वो समेशन होगा आपका ट्रांजिएंट स्टेट प्लस में स्टेटी स्टेट या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्लस में स्टेटी स्टेट। ओके, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब अपन आगे देखते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि द रेस्पॉन्स करोस्पॉन्डिंग टू दीज स्टेट्स आर नोन एज द ट्रांजिएंट एंड द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्सेज। मैथमेटिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि जो सी ऑफ टी है, मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं कि जो सी ऑफ टी है वो किस किस का समेशन होगा आपका आउटपुट ऑफ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और प्लस में आउटपुट ऑफ स्टेडी स्टेट। तो ये तो क्या होगा आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और ये क्या हो गया आपका स्टेडी स्टेट। क्योंकि देखो ये ट्रांजिएंट स्टेट आपकी, ये आपकी स्टेडी स्टेट है, और जो नेट आउटपुट होगा वो किस किस का समेशन होगा आपका ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट का। तो ये क्या आपकी ट्रांजिएंट स्टेट और ये क्या आपकी स्टेडी स्टेट। तो जो फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी समेशन ऑफ ट्रांजिएंट प्लस में स्टेडी स्टेट। ओके, तो यहाँ पे जो सी आर ऑफ टी है वो क्या है आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, और सी एस एस ऑफ टी है क्या है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है। अब देखते हैं कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट क्या होता है। देखो पहले मैंने बात की कि टाइम रेस्पॉन्स क्या होती है, फिर मैंने बताया कि टाइम रेस्पॉन्स में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, उसमें एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, एक स्टेडी स्टेट होता है। अब उसके अंदर अपन फर्दर डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होता है। तो देखो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में क्या है कि आफ्टर अप्लाइंग इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम, कि कोई भी आपने कोई सिस्टम है उस पर आपने क्या लगाया इनपुट लगाया, ठीक है। तो जो आउटपुट है, आउटपुट टेक सर्टेन टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। आपको पता है कि जैसे आप इनपुट लगाओगे उसी इंस्टेंट पे तो आपको आउटपुट मिलना नहीं है, एक सर्टेन टाइम के बाद मिलेगा। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जिस टाइप से आपने सेकेंड ईयर के अंदर मशीन के आपने प्रैक्टिकल्स किए थे, अब आपने मान लो कि कोई एक वोल्ट मीटर लगाया या कोई एमीटर लगाया, तो आपने चीज देखी होगी कि जैसे ही आप किसी एमीटर या वोल्ट मीटर में, एमीटर वोल्ट मीटर आपने कनेक्शन कर रखे हैं और आपने क्या किया मेन स्विच ऑन किया, मेन स्विच होने के बाद में आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर था, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से आपने क्या किया वोल्टेज को रेज किया, ये वोल्टेज को बढ़ाया, तो आपने देखा होगा कि वोल्टेज जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 50 वोल्ट लगाया और आपका जो पॉइंटर है वो एकदम मतलब विद इन माइक्रो सेकंड या विद इन मिली सेकंड के अंदर 50 पे पहुंच गया, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, देन 50 से थोड़ा सा आगे जाएगा, देन पीछे आएगा और थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ, मतलब उस अपनी स्टेडी स्टेट पोजीशन के आसपास मूवमेंट करता हुआ 50 पे, अगर आपने इनपुट वोल्टेज 50 लगा रखा है तो 50 पे जाके स्टेशनरी हो जाएगा, 50 पे जाके वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। यानी क्या होता है कि जब आप इनपुट अप्लाई करते हो, यानी अगर आपने स्विच ऑन किया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर से इनपुट आपने अगर लगाया है, तो आउटपुट मिलने में मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग आने में कुछ टाइम लगता है। तो आउटपुट टेक्स सर्टेन टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू उसकी क्या है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू उसकी क्या है, ठीक है। सो द आउटपुट विल बी इन ट्रांजिट स्टेट टिल इट गोस टू स्टेडी स्टेट। यानी पॉइंटर आपका 50 वोल्टेज तक पहुंचने में उससे पहले का जो टाइम है
जब आपने इनपुट लगाया है, इनपुट लगाने के बाद में उसका जो पॉइंटर है उसका मूवमेंट हुआ है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट से थोड़ा सा आगे गया है, देन पीछे गया है, देन थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और फाइनली जाके एक पॉइंट पे फिक्स हुआ है। तो जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया है और फाइनल उसकी वैल्यू 50 पे आके पॉइंटर रुका है, उससे पहले का जितना भी जो टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या ट्रांजिएंट टाइम। ओके, तो क्या बोलते हैं, देयरफॉर द रेस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्टेट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से आपने वोल्टेज को रेज किया, आप वोल्ट मीटर की रीडिंग देख रहे हो या एमीटर में करंट की रीडिंग दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करो कि आपके सर्किट में नेट करंट 2 एम्पियर की फ्लो होनी चाहिए थी और 50 वोल्ट आना चाहिए था। तो आपने जैसे जैसे वोल्ट मीटर को आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर को इंक्रीज करोगे, आपने मान लो सपोज करो 50 वोल्ट आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर में फिक्स कर दिया, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने 50 वोल्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में फिक्स किया और आपका जो वोल्ट मीटर है 50 वोल्ट की रीडिंग देने लग जाएगा या आपका एमीटर 2 एम्पियर की रीडिंग देने लग जाएगा, नहीं होगा ऐसा। इट विल टेक सम टाइम। वो क्या करेगा, 10, 20, 30, 40, 50 तक जाएगा, देन थोड़ा सा आगे, देन थोड़ा पीछे जाएगा और फिर फाइनली जाके क्या हो जाएगा, वो 50 वोल्ट पे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 2 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर की करंट पे जाके कभी भी नहीं रुकेगा, ग्रेजुअली वो इंक्रीज होगा, पहले 0.5 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 1.5 पे, 2 पे जाएगा, 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा, देन थोड़ा पीछे आएगा, देन जाके 2 एम्पियर पे जाके वो पॉइंटर फिक्स हो जाएगा। तो आपका वोल्टेज अप्लाई करने से 50 वोल्ट तक आने में या करंट आपकी 0 एम्पियर से 2 एम्पियर आने के बीच में जो भी टाइम लगा है उस पॉइंटर को मूवमेंट करने में, that particular time is called as the your transient response या transient time। तो होपफुली ये समझ में आई होगी। तो द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स विल बी जीरो फ्रॉम लार्ज वैल्यू। हाँ, इसको चीज को मैं बाद बताऊंगा, तो ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है। लेकिन अब देखो, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स मोमेंटरी टाइम के लिए होता है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स यानी अगर वो 50 वोल्ट की वैल्यू पे पहुंच गया है और 2 एम्पियर की करंट अगर पहुंच गई है, उसके बाद में उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स विल बी जीरो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ टी। अगर आप टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है बहुत ही माइनर टाइम के लिए होता है, विद इन यानी आपका 1 सेकेंड मान लो, 2 सेकेंड मान लो। आपने देखा होगा जैसे आपने वोल्टेज लगाया, पॉइंटर का मूवमेंट हुआ, धीरे धीरे गया और जाके स्टेशनरी हो गया। ये जो टाइम होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ये 1 सेकेंड भी या 2 सेकेंड भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत ही माइनर सेकेंड होता है। यानी अगर आप वैल्यूज, अगर टाइम की वैल्यू बढ़ा दोगे तो आपका जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, आपका डाई आउट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बहुत ही मोमेंटरी टाइम के लिए होता है। और अगर प्रैक्टिकली अपन, ये तो बात हुई थ्योरेटिकली कि अगर टाइम आपका बहुत ज्यादा है, अगर या अगर आप आइडियल सिचुएशन में बात करो, तो अगर टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, अगर टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो आपका क्या होता है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपका जीरो होता है इस केस में, आइडियली वैल्यू में। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो वो क्या होता है आपका 5 टाइम कांस्टेंट। 5 टाइम कांस्टेंट मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई सर्किट है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, तो आपको पता है टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपका, आर इंटू सी। लास्ट नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा आपने। इसी तरीके से आपका रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, एल बाई आर, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, एल बाई आर बाई एल, सॉरी आर बाई एल होगा आपका, और उधर आर अपॉन सी होगा। ठीक है, आर सी होगा, आर सी इधर आर बाई एल। तो ये 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा। अगर आपकी प्रैक्टिकल यानी 5 टाइम कांस्टेंट मतलब क्या है, आर बाई एल की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेकेंड्स में आती है, आपकी जो उसका डायमेंशन होती है सेकेंड में आएगी। तो 5 इंटू आर बाई एल, टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, नॉर्मली माना जाता है प्रैक्टिकल केसेस के अंदर कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आफ्टर टाइम 5 टाइम कांस्टेंट। 5 टाइम कांस्टेंट मतलब क्या है, अगर आर सी है तो 5 इंटू आर एल के टाइम के बाद में, और अगर आर अपॉन एल है, मतलब अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का केस है, तो क्या हो जाएगा 5 आर अपॉन एल के बराबर। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी क्या क्या लिख सकते हैं अपन कि अगर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है, ये लिमिट है आपकी, लिमिट अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी यानी लिमिट टी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो सी टी आर ऑफ टी मतलब रेस्पॉन्स ड्यू टू द ट्रांजिएंट दैट इज इक्वल टू जीरो। ये बात ये बोली जा रही है कि द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स विल बी जीरो आफ्टर ए लार्ज वैल्यू ऑफ टी। प्रैक्टिकली कितनी होती है, आइडियली कितनी होती है, टाइम इन्फिनिटी होता है, प्रैक्टिकली कितना होता है 5 टाइम कांस्टेंट। तो अगर लिमिट, अगर टी की वैल्यू आप इन्फिनिटी लेके जाओगे, तो जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जीरो की वैल्यू का मतलब क्या है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपका क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ये तो बात हुई ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की। उसके बाद में करते हैं अपन स्टेडी स्टेट की बात। ठीक है, स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि द पार्ट ऑफ द टाइम रेस्पॉन्स दैट रिमेन्स इवन आफ्टर द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हैज जीरो वैल्यू फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ टी।
यानी जब आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स खत्म हो गया है उसके बाद का जो भी टाइम है दैट इज योर कंप्लीट स्टेडी स्टेट टाइम या स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। यानी देखो, जीरो से पॉइंटर स्टार्ट हुआ, 50 तक गया, देन थोड़ा मूवमेंट हुआ, और जब आप 50 पे पहुंच गया है, फाइनली 50 पे जाके एकदम स्टेशनरी हो गया है, उससे पहले का जो टाइम था दैट इज योर ट्रांजिएंट टाइम या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और उसके बाद की जो टाइम है या उसके बाद का जो रेस्पॉन्स है वो क्या है आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो द पार्ट ऑफ द टाइम रेस्पॉन्स दैट रिमेन्स इवन आफ्टर द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है जीरो, यानी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के जीरो होने के बाद भी जो आपका टाइम रेस्पॉन्स बचता है दैट इज सिंपली कॉल्ड इज योर स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट टाइम। देखो इसके अंदर कि देखो फाइनली इसकी जो वैल्यू थी, जैसे मान लो कि टाइम इसकी जो सी टी की वैल्यू थी, फाइनली सपोज करो ये थी, इसको मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल कि सी टी ओ है आपका क्या है, ये जो है ये वोल्टेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं, और ये मेरा ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है इसको मैं बोल देता हूं कि ये 5 वोल्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 5 वोल्ट है। ओके, तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन देखो यहां तक क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो से इंक्रीज हुई, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यहां तक इंक्रीज हो रही, इसके पॉइंट के बाद में क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है। तो ये जो टाइम है, क्योंकि इसमें थोड़ा डायग्राम के अंदर थोड़ा सा पहले बता रखा है कि जो ये वाला जो टर्मिन है ये तो है आपका स्टेडी स्टेट, और इससे जो पहले की वैल्यू है वो क्या आपकी ट्रांजिएंट है। तो ये जो टाइम है, यानी ये जो टाइम है ये क्या आपका ट्रांजिएंट टाइम या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और ये जो टाइम है ये क्या आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट टाइम है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांज स्टेडी स्टेट क्या होगा कि ट्रांजिएंट डाई आउट होने के बाद में जो अगर पोर्शन बच जाता है या जो रेस्पॉन्स बच जाता है वो क्या होगा आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होगा। दिस मीन्स द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स विल बी जीरो इवन ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट, यानी जो है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो क्या होगा आपका स्टेडी जीरो हो जाएगा ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट। ठीक है, आप अगर अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि आप ये बताओ कि सर हमें ये चीज समझाओ कि ये चीज हमें टाइम के अकॉर्डिंग कैसे होगी। देखो एग्जांपल में लिया गया है कि मान लो कि जो सी ऑफ टी है उसकी वैल्यू है 10 + 5 एक्सपोनेंशियली है ई टू द पावर माइनस ऑफ टी, ये पावर है, एक्सपोनेंशियली माइनस टी है, प्लस में टी ई टू द पावर माइनस ऑफ टी, ये है। अब मैं बात करता हूं कि इसके अंदर स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की बात करते हैं। देखो जो पैरामीटर आपके टाइम पे डिपेंड करते हैं वो क्या होंगे आपके ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के पोर्शन होंगे, और जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे वो क्या होंगे आपके स्टेडी स्टेट के डिपेंड करेंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आप बोलोगे कि सर ट्रांजिएंट टी ट्रांजिएंट का टी से क्या मतलब है, टाइम से क्या मतलब है। अभी मैंने चीज बताई थी कि अगर टी की वैल्यू आप इन्फिनिटी कर दोगे तो जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मान लो कि इसके अंदर भी अगर टी होता, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर टी में, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में टी जीरो हो जाता। अब देखो अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी करता हूँ, अब स्टेडी स्टेट और रेस्पॉन्स क्या है, देखो अगर टी की वैल्यू मैं इन्फिनिटी करता हूँ, टी की वैल्यू इन्फिनिटी की और अगर मैं टेंस करता हूँ या जाती है, तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी अगर पुट किया तो 5 इंटू ई टू द पावर माइनस टी के अंदर क्या है, माइनस टी की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, माइनस इन्फिनिटी, यानी 5 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, अगर टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे ई ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है आपकी जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी जीरो, तो 5 इंटू जीरो कितना हो गया जीरो, और इन्फिनिटी को भी किसी भी चीज से जीरो करोगे तो क्या होगी वैल्यू जीरो। मतलब जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी है, टी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो आपका सी टी की वैल्यू क्या आएगी, सी टी की वैल्यू आएगी आपकी 10, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम का मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 है, ये 10 क्या है आपका, ये 10 तो है आपका स्टेडी स्टेट, ये 10 है, ये तो क्या है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है आपका। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी 5 ई टू द पावर माइनस टी प्लस टी इंटू टी टू द पावर माइनस टी है, ये कौन सा आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं जो पैरामीटर्स देट आर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और जो टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं वो क्या है आपके स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जिसके थ्रू अपन ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट के अंदर फर्क समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा
वापस अगर कंक्लूसिव फॉर्मेट में बताऊं तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम रेस्पॉन्स क्या होता है कि अगर आउटपुट आपका टाइम के साथ वेरिएबल है या इनपुट आपका टाइम के साथ वेरिएबल है तो आपका आउटपुट भी टाइम के साथ वेरिएबल होगा। तो दीज पर्टिकुलर रेस्पॉन्सेज और कॉल्ड एज अ टाइम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ओके, ट्रांजिएंट टाइम रेस्पॉन्सेज, टाइम रेस्पॉन्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और दूसरा आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होते हैं? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वो होते हैं जो टाइम के साथ में डिपेंड करते हैं या जो मोमेंटरी टाइम के लिए होते हैं, और स्टेडी स्टेट वैल्यू वो होते हैं जो फिक्स वैल्यू मिलने के बाद में या ट्रांजिएंट डाइड आउट होने के बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है, दैट इज योर स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज कंप्लीट अबाउट योर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको अलग अलग जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, उनकी अलग अलग जो इनपुट पैरामीटर हैं, जैसे मैंने आज ग्रुप में वीडियो शेयर किया है कि आपके टाइम जो टेस्ट सिग्नल्स हैं उसमें आपका यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, यूनिट पैराबोलिक और यूनिट इम्पल्स, या इम्पल्स भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, रैम्प भी हो सकता है, पैराबोलिक, इनका सबका मैंने वीडियो शेयर किया है। उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है उनकी, उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ध्यान हो। अगली क्लास के अंदर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस है कंट्रोल सिस्टम की, उनके रेस्पॉन्सेज देखेंगे, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। आई थिंक ये सब चीजें आपने लास्ट ईयर जो आपके नेटवर्क के अंदर जो ट्रांजिएंट का जो पोर्शन था उसके अंदर भी ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो कि ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होता है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में भी इसकी एप्लीकेशन है, तो इसका अपने को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर में पहली चीज तो ये भी आप देखोगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वो जो दोनों मैंने टेस्ट सिग्नल बताए हैं वो दोनों आप पढ़ के आओगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में स्टडी करेंगे।